Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope all of you are doing great at your homes. In this video, I'm gonna talk about 24 important MCQs related to the era of English literature, Renaissance. Renaissance को basically the golden age of English literature या द गोल्डन एज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है। रेनेसां के जो है एलिज़ाबेथन इरा भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो क्वीन एलिज़ाबेथ आई थी, एंड दिस एज इज आल्सो कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ द इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसका टाइम स्पेन 1558 टू 1603 तक है, टिल द डेथ ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ वन। ठीक है, इस वीडियो के जो नोट्स हैं आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप जो चैनल का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, आज की इस वीडियो को विदाउट एनी सिंगल मिनट हम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ विच किंग असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। तो मैंने आपको बताया था जो क्वीन एलिज़ाबेथ है उनका टाइम स्पेन 1558 से लेकर 1603 तक है। ठीक है, और उनकी डेथ के बाद जेम्स द फर्स्ट जो थे ही वाज असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। बेसिकली जो जेम्स द फर्स्ट थे ये इनके कज़न ही थे। द नेक्स्ट एमसीक्यूज वी हैव द रिलीजन ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ एंड किंग जेम्स ऑफ स्कॉटलैंड इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ देयर रेन्स एंड डिजर्व्स अटेंशन। व्हाट वाज इट? तो दोनों का जो रिलीजन था ना वो प्रोटेस्टेंट था। अच्छा, ये जो रिलीजन की कन्फ्लिक्ट है इससे रिलेटेड भी मैं बात कर चुकी हूँ जब मैंने ट्यूडर डायनेस्टी को डिस्कस किया था। ट्यूडर डायनेस्टी के अंदर जितने भी किंग एंड क्वींस आए थे वो सारे ही प्रोटेस्टेंट थे, सिवाय ब्लडी मैरी के। तो जो रीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकी मोनार्की के अंदर। तो इन दोनों का आपने रिलीजन याद रखना है, बोथ ऑफ दे वर प्रोटेस्टेंट। The next MCQs we have the event known as the Union of the Crowns occurred in 1603 during the reign of which king of England? That was King James the First। अच्छा, जो हमारे पास इवेंट हुआ था ना यूनियन ऑफ द क्राउन्स, तो क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ के बाद ना क्वीन एलिज़ाबेथ ने शादी नहीं की थी, उनकी कोई आगे जो थी बेबी नहीं था। ठीक है, तो क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ के बाद उनके जो कज़न थे किंग जेम्स हु वाज द 6th किंग ऑफ स्कॉटलैंड एट द टाइम, वो आए थे इंग्लैंड में टू बिकम द फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड। इसी वजह से उन्होंने दो जो रीजन्स थे, दो मोनार्कीज थी, यानी पहली मोनार्की स्कॉटलैंड की और दूसरी मोनार्की उनकी इंग्लैंड की, उनको कंबाइन किया था। और हिस्ट्री में ये पहली मरतबा हुआ था जब एक किंग के अंडर दो मोनार्क्स थे, एक था स्कॉटलैंड और दूसरा था इंग्लैंड। इसलिए वहां पे इवेंट हुआ था यूनियन ऑफ क्राउन्स। ठीक है, और 1603 में हुआ था, और दैट वाज अंडर द सुपरविजन ऑफ किंग जेम्स द फर्स्ट। ठीक है, किंग जेम्स द फर्स्ट उस वक्त फिर दो मोनार्क्स के जो थे किंग थे। द नेक्स्ट एमसीक्यूज वी हैव What countries are combined under the Union of Crowns? तो that was England and Scotland। मैंने आपको बताया किंग जेम्स जो थे उन्हें किंग जेम्स 6th ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता था और किंग जेम्स 1st ऑफ इंग्लैंड कहा जाता था, इसलिए उन्होंने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के जो मोनार्क्स को कंबाइन किया था। द नेक्स्ट एमसीक्यूज वी हैव व्हाट वाज द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट रेन इन इंग्लैंड। तो 1603 से लेकर 1605 तक इनकी जो थी हुकूमत रही थी इंग्लैंड। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास गन पाउडर प्लॉट से रिलेटेड है। द गन पाउडर प्लॉट occurred during the reign of James I in 1605 and was plotted by a group of Roman Catholic conspirators who was that the plotter। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जैसे जो किंग जेम्स फर्स्ट आए थे ना, तो इन दोनों का इनका रिलीजन क्या था? प्रोटेस्टेंट था, लेकिन हमेशा से वहाँ पे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिसिज्म की जो है वो कन्फ्लिक्ट चलती आ रही है। तो जो कैथलिक्स का रोमन कैथलिक कॉन्स्पायरेटर्स का एक ग्रुप था जिन्होंने किंग जेम्स फर्स्ट को जो इसकी पार्लियामेंट है उन्हें बंद करने की कोशिश की थी, ताकि वहाँ पे प्रोटेस्टेंटिज्म को ख़त्म करके जो है कैथोलिसिज्म को लाया जा सके। और इसको प्लॉट किया था अंडर द जो इवेंट है, यानी अंडर द प्लॉट, जो नेम जिसका था अंडर द प्लॉट ऑफ गन पाउडर। ठीक है, गन पाउडर के प्लॉट के थ्रू कि उसके तो गन पाउडर के थ्रू वो उसको जो पार्लियामेंट है जो जला देंगे, और इन्होंने जो बेसमेंट होती है उसमें इसकी प्रिपरेशन की थी। और इसका जो हमारे पास प्लॉटर था वो गाय फोक्स था। गाय फोक्स बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, और लेकिन बाद में जो गाय फोक है ये पकड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज वी हैव इन 1605 अ ग्रुप ऑफ रोमन कैथलिक्स अटेम्प्टेड टू बर्न पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंग्लैंड टू एंड द प्रोटेस्टेंट मोनार्की ऑफ किंग विच किंग। तो इन्होंने किंग जेम्स फर्स्ट की मोनार्की को खत्म करने की कोशिश की थी। एमसीक्यूज नंबर 8 हु वाज हेनरी सेकंड। हेनरी सेकंड कौन था? डाइड इन 1612 आफ्टर विच द मोनार्क वेंट टू हिज ब्रदर चार्ल्स फर्स्ट। तो जो किंग जेम्स फर्स्ट का जो पहला बेटा था दैट वाज हेनरी सेकंड। ठीक है, 1612 में इनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से इनका जो सेकंड बेटा था, दूसरा नंबर पे आने वाला बेटा चार्ल्स, वो आया था 1620 जो है 5 में।
व्हाट वाज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जैकोबियन थिएटर। अच्छा, जो जैकोबियन थिएटर था, अच्छा ये जो आपके पास रेनेसांस के आगे आता है हमारे पास जैकोबियन थिएटर, उसके बाद पहले एलिजाबेथन थिएटर था, फिर बाद में जैकोबियन थिएटर आता है। तो उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि वहाँ पे मास्क बहुत ज़्यादा परफॉर्म होते थे, ठीक है। MCQs number 10. The masks used in Jacobean theatre were designed and performed एक्सपर्टली बाय स्किल्ड आर्टिस्ट। तो हमारे पास एक इंग्लिश आर्किटेक्ट थे इनिगो जोन्स, उन्होंने इस मास्क को जो है इसे डिज़ाइन किया था। अब इसी के अंदर हमारे पास मेटाफिजिकल राइटर्स भी स्टार्ट होते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो जॉन डन को फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री कहा जाता है। इनका द कंपस और ऐसे वाले जो मेटाफिजिकल राइटिंग से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा पोइम्स हैं वो बहुत फेमस थी। Who was ascended to the throne of England after the death of King James I? King James I की डेथ के बाद इनके जो दूसरे बेटे थे चार्ल्स फर्स्ट ascended to the throne of England. The next MCQs we have, why did the citizens of Europe became aggressive about Charles फर्स्ट मैरिज। अच्छा, जो चार्ल्स फर्स्ट के फादर थे जेम्स फर्स्ट और एलिजाबेथ क्वीन थी, वो दोनों प्रोटेस्टेंट थे और चार्ल्स फर्स्ट भी जो थे ऑब्वियसली वो भी प्रोटेस्टेंट थे, बट ही मैरिड विद अ कैथलिक गर्ल, जिसकी वजह से यहाँ पे जो चर्च के अंदर एक एग्रेसिव सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तो वो वही पूछ रहे हैं कि उसका रीज़न क्या था। तो द रीज़न वाज हर मैरिज हुआ कैथलिक गर्ल। द नेक्स्ट MCQs वी हैव, चार्ल्स द फर्स्ट स्टार्टेड पर्सनल रूलिंग for 11 years and denied the parliament and church which became the cause of to start the civil war। तो इन्होंने 1629 से लेकर 1640 तक इन्होंने पर्सनल रूलिंग को स्टार्ट कर दिया था। लाइक जो जिस तरह यहाँ पे इन्होंने कैथलिक वुमेन से शादी कर ली और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो जिस पे इन्होंने पार्लियामेंट से मशवरा लेके चलना था उन्होंने नहीं किया ऐसा, तो जिसकी वजह से इन्होंने पर्सनल रूलिंग स्टार्ट कर दिया और यही वजह है कि वो जो पार्लियामेंट है उनके खिलाफ हो गया और जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गई थी। द नेक्स्ट MCQs वी हैव, in which year Charles first arrested द फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इन्होंने पार्लियामेंट के मेंबर को भी अरेस्ट करना शुरू कर दिया था इन 1642। MCQs number 16. When did civil war in the Caroline era break out between Parliament and Charles the First? तो इन 1642 के अंदर ही जो है इनकी जो एक वार है जिसे हम सिविल वॉर भी कहते हैं वो ब्रेक आउट हो गई थी। अच्छा बच्चे, यहाँ पे लिखा गया है 1942, दो करेक्ट आंसर है 1642, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1642 है MCQs नंबर 13 का आंसर। MCQs नंबर 15 का, सॉरी, MCQs नंबर 15 का आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास MCQs नंबर 17 है, चार्ल्स द फर्स्ट वाज एग्जीक्यूटेड। अब ये देखिए उनकी जो सिचुएशन थी, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के जो रिजल्ट्स थे, दैट ही वाज एग्जीक्यूटेड इन 1649 अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्रोटेस्टेंट लीडर। तो जो प्रोटेस्टेंट लीडर इनके खिलाफ उठ खड़े हुए थे दैट वाज ओलिवर क्रोमवेल। ओलिवर क्रोमवेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। द नेक्स्ट MCQs वी हैव, द कैरोलाइन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर्ड द पीरियड ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट सन ऑफ किंग जेम्स ऑफ स्कॉटलैंड। तो इनका जो कैरोलाइन पीरियड है हमारे पास स्टार्ट होता है, जो किंग जेम्स फर्स्ट के पीरियड को हम कहते हैं जैकोबियन पीरियड और किंग चार्ल्स फर्स्ट को हम कहते हैं कैरोलाइन पीरियड। इसी वजह से यहाँ पे कैवेलियर पोइट्स आते हैं, ठीक है। 1625 से 1649 तक इनका जो टाइम स्पैन है। There was an ongoing civil war between Parliament and King Charles I. Their followers were known as Cavalier and Roundheads, ठीक है, Cavaliers थे और Roundheads थे, इनके जो followers थे वो रिस्पेक्टिवली कहलाते थे। अब ये देखिए, द रिलीजन ऑफ जॉन मिल्टन वाज प्रोटेस्टेंट एंड ही सपोर्टेड विच प्रोटेस्टेंट लीडर। तो जो जॉन मिल्टन का जो राइटर, ब्लाइंड राइटर थे जिन्होंने पैराडाइज लोस्ट लिखी, इनका जो रिलीजन था दैट वाज प्रोटेस्टेंट है और इन्होंने एक प्रोटेस्टेंट लीडर को ही जाहिर सी बात है फॉलो किया था, दैट वाज ओलिवर क्रोमवेल। नेक्स्ट MCQs, व्हाट वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट जॉनरा ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द जैकोबियन एंड कैरोलाइन थिएटर। तो वो था प्रोस, जॉनरा था प्रोस जो हमारे पास था। नेक्स्ट देखें, फ्रांसिस बेकन टू होम किंग जेम्स द फर्स्ट मेड अ नाइट वाज चार्ज्ड इन कनेक्शन विद हिज रिलेशनशिप विद द किंग। He flourished as a prominent figure in which genre of literature and inspired many other writers। तो जो फ्रांसिस बेकन को अगर आपने पढ़ा हो तो आप आंखें बंद करके इसका आंसर लगा सकते हैं, दैट इज प्रोस राइटिंग। इन्होंने अपने बहुत सारे एसेस लिखे थे, छोटे छोटे एसेस भी हैं, बड़े एसेस भी हैं, तो इन्होंने लिखे थे और वो प्रोस राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। द नेक्स्ट MCQs, किंग जेम्स हैड 2 sons. Why did the younger son Charles first came to throne? Because the death of his first son Henry in 1612. इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। The last MCQs, after the end of Tudor dynasty,
with the death of Queen Elizabeth, James the First ascended to the throne of England in which dynasty? तो उन्होंने स्टीवर्ट डायनेस्टी स्टार्ट की थी, ठीक है। और अगर मैं आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूँ इसी इरा के, हम ये जो सारे एमसीक्यूज़ हैं बेसिकली इसमें रेनेसांस इरा से रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ मौजूद हैं और इसमें जैकोबियन इरा से रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ जो मौजूद हैं, ठीक है। क्योंकि जो रेनेसांस है वो क्वीन एलिजाबेथ के बाद एग्जैक्टली तौर पे ख़त्म नहीं हो गया था, लेकिन गोल्डन पीरियड जो है उसकी हम एंडिंग पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन रेनेसांस उसके बाद तक भी चला रहा था। एक अगर इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बता दूं मैं आपको, इसके अंदर जो शेक्सपियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है और शेक्सपियर का आपको पता है 154 इन्होंने सोनेट्स लिखी थी, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखी थी। और मार्लो जो क्रिस्टोफर मार्लो, इससे रिलेटेड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूंगी। तो ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है जिसमें अकॉर्डिंग टू द पीपीएससी एनटीएस एफपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमने स्टार्ट की हुई है, उसी के अंदर यानी उसी की प्लेलिस्ट के अंदर मैं इस वीडियो को भी डाल दूंगी। और इसके अलावा अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आपसे को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उन वीडियोज़ को भी देखें ताकि आपकी बेटर इन्फॉर्मेशन आपको हासिल हो सके। और अगर आपके इसके नोट चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और पोस्ट, इससे मेरे चैनल पे पोस्ट का एक ऑप्शन होता है जहाँ प्लेलिस्ट होता है उसके बिल्कुल साइड पे होता है, तो आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ मैं वहाँ पे भी डिस्कस करती पोस्ट करती हूँ डेली बेसिस पे। तो अगर आपने नॉलेज को इन्हेंस करना है, डेली बेसिस पे अपने नॉलेज को बूस्ट करना है, तो आप उन पोस्ट को भी जो है फिल कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस चैनल को, इन वीडियोज़ को जिन्हें इनकी ज़रूरत है, और सदक़े जारी के तौर पर लोगों के साथ शेयर करें। मुझे और पैलेस्टीन के पीपल को खास अपनी दुआ में याद रखना है, बाइकआउट करते जाएं, अपने हिस्से का हक अदा करते जाएं और माली मुआवनत भी उनकी करनी है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।